हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का। चैप्टर का नेम है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बच्चों, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बच्चों, हमारे पास दो पार्टीज हैं। मान लीजिए दो पर्सन्स हैं। एक पर्सन है हमारे पास ए और एक पर्सन है हमारे पास बी। ठीक है, ए ने बी को जो कुछ गुड्स हैं वो बेची हैं, कुछ गुड्स सेल करी ए ने बी को। मान लीजिए वो 5 लाख रुपए की गुड्स हैं, वो क्रेडिट पर सेल करी हैं। तो जो बी है वो ए को बोलता है कि मैं इसकी जो पेमेंट है आपको आफ्टर 2 months कर दूंगा। ठीक है, अब बी बोल रहा है ए को कि मैं आपको आपकी गुड्स की पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा। अब ए जो है वो सिक्योर होना चाहता है, सेफ होना चाहता है कि बी जो है वो 2 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देगा। तो वो क्या करता है, जो ए है, एक कागज का टुकड़ा लेता है, उस कागज के टुकड़े के ऊपर लिख देता है। क्या लिख देता है? 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ 5 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, उसने कागज के टुकड़े पर लिख दिया कि 2 महीने बाद जो तारीख हमने तय की है, जो बी है वो मुझे पेमेंट करेगा या मेरे ऑर्डर पर पेमेंट करेगा, जिसको मैं कहूँगा कितने रुपीस की, 5 लाख रुपए की। ठीक है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जिसका जो प्रतिफल है बी ने पहले से ही प्राप्त कर लिया है। अब ए ने क्या किया, ये कागज़ के टुकड़े पर लिखा और उसके ऊपर उसने अपने साइन कर दिए। और साइन करने के बाद जो ये कागज़ का टुकड़ा है बच्चों, ये किसको दे दिया? बी को दे दिया। ठीक है, और इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर बच्चों स्टैम्प्स लगी होती हैं, टिकटें लगी होती हैं, जितनी इस बिल की वैल्यू होती है। और इसी कागज़ के टुकड़े को बिल कहा जाता है। अब बी के पास आ गया। अब ए ने तो पहले ही अपने साइन कर रखे हैं, बी भी क्या करता है, इसके ऊपर अपने साइन करके इसको दे देता है और इसके ऊपर लिख देता है वर्ड एक्सेप्टेड। ठीक है, वो लिख देता है कि मैंने हाँ इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो साइन करके अपने वापस जो ये बिल है वो किसको दे देता है? ए को। तो ठीक है, तो जो ये कागज़ का टुकड़ा है इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? बिल। ये होता है बिल। जो बच्चों ये बिल लिख रहा है, यहाँ पर लिखने वाला कौन है? ए। तो उसे क्या बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में? ड्रॉर। जो बिल ड्रॉ कर रहा है, जिसे अमाउंट रिसीव होगी। और जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट किसने किया है? बी ने। बी ने पेमेंट करनी है, उसे क्या कहा जाएगा? ड्रॉई और एक्सेप्टर। ठीक है बच्चों, जो ए है, ए के लिए जो ये बिल होगा जो वो बी को देगा, उसके लिए तो ये होगा बिल्स रिसीवेबल। ये चीज़ याद रखनी है। ए के लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसे इस बिल की जो अमाउंट है फ्यूचर में रिसीव होगी। तो इसके लिए ये क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। और जो बी है वो इस बिल की पेमेंट करेगा, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया।
और जितनी तारीख को इस बिल की पेमेंट की जाएगी उसे कौन सी तारीख बोला जाता है? ड्यू डेट ऑफ बिल, या उसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, जिस दिन बिल का जो भुगतान है बी के द्वारा ए को किया जाएगा। मीन्स ड्रॉअर को पेमेंट करेगा। ये ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाती है वो हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। बच्चों, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें हमारे पास कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, कितनी पार्टीज हैं? 3 पार्टीज हैं। सबसे पहली पार्टी कौन सी होती है? जो ये हमारा ड्रॉअर है। ठीक है, जो बिल लिखता है। ड्रॉअर का जो दूसरा नाम है वो है मेकर। ड्रॉअर को हम मेकर भी कह सकते हैं, बिल बनाने वाला। तो यहाँ पर जो ड्रॉअर है वो मेकर है। तो एक पार्टी तो यही हो गई जो बिल लिखती है, बिल ड्रॉ करती है। और सेकंड जो पार्टी है हमारी वो कौन है? ड्रॉई और एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जिसने पेमेंट करनी होती है ड्रॉअर को या पेई को। अब जो थर्ड पार्टी है बच्चों वो हमारी कौन सी पार्टी है? पेई। अब ये पेई कौन होता है? थर्ड पार्टी है हमारी पेई। अब देखो बच्चों, अब जब ए ने बिल लिखा है बी को, अभी उसकी पेमेंट किसको करेगा? ए को। अगर ए ने जो वो बिल उसको मिला है बी से वो उसने अपने पास ही रखा है, तो उस केस में जो बिल है उसकी पेमेंट बी के द्वारा ए को की जाएगी। मान लीजिए जो ए है वो बिजी है, तो ए ने क्या किया? अपने बैंक को बिल दे दिया जो बी से उसे मिला है। तो ठीक है, अब ए ने जो ये बिल है बैंक को पकड़ा दिया और ड्यू डेट को बैंक जाएगा किसके पास? बी के पास। तो बच्चों इस केस में जो पेमेंट की जाती है वो किसे की जाएगी? बैंक को। तो यहाँ पर जो ये बैंक है वो क्या हो गया? पेई, जिसको बिल की पेमेंट की जाती है। जो पेई है वो ड्रॉअर खुद भी हो सकता है या उसके द्वारा कोई भी जो पार्टी नॉमिनेट की जाती है या बताई जाती है, स्पेसिफिक पर्सन जो इस बिल में लिखा गया होगा, उसको जो है बी पेमेंट करेगा। उस पार्टी को बोला जाता है पेई। तो यहाँ पर कितनी पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? 3 पार्टीज। फर्स्ट ड्रॉअर और मेकर, बिल बनाने वाला जो बिल ड्रॉ करता है। सेकंड ड्रॉई और एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है। थर्ड पार्टी पेई, जिसे बिल की पेमेंट हमने करनी होती है। बच्चों, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल है ये एक ऑर्डर होता है ड्रॉअर के द्वारा। किसको ऑर्डर दिया जाता है? ड्रॉई को, कि वो इतनी अमाउंट जो है वो पे करेगा। ठीक है, तो आपको मैंने जो बेसिक टर्म्स थी बता दी जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास यूज होंगी। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले है हमारे पास मस्ट बी इन रिटन। जो ये बिल है वो क्या होता है? लिखित होना चाहिए। यहाँ पर जो ए है कागज़ के टुकड़े पर लिखकर बी को दे रहा है। ऑरल तो नहीं उसको बोल रहा कि हाँ बी, मतलब आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, मैंने आपको बिल दे दिया है। ये क्या है? ये लिखित होना चाहिए, मतलब ये लिखित होना ज़रूरी है। अगर ये लिखित फॉर्म में है तो ये मान्य है, अगर ये लिखित नहीं है तो ये मान्य नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। सेकंड है ऑर्डर टू मेक पेमेंट। जो ये बिल होता है बच्चों, इसमें ऑर्डर दिया जाता है किसको? ड्रॉई को या एक्सेप्टर को। रिक्वेस्ट नहीं की जाती है कि आप मुझे पेमेंट करोगे। यहाँ पर जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई को ऑर्डर दे रहा है पेमेंट करने के लिए। ये है इसकी सेकंड फीचर। उसके बाद है थर्ड फीचर इसकी अनकंडीशनल ऑर्डर। जो ऑर्डर दिया जाता है बच्चों इसमें ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए, वो अनकंडीशनल होता है। मीन्स उसके ऊपर कोई भी टर्म कंडीशन नहीं लगी होती है। ये नहीं लिखा होता कि अगर आप ऐसा काम करोगे
तो मुझे आप इस तरह से पेमेंट करोगे। तो यानी ये शर्त रहित होता है, इसके ऊपर कोई भी टर्म कंडीशन नहीं लगाई गई होती है। सिंपल इसमें ऑर्डर दिया गया है 5 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए, और ये लिखा गया है कि आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो हमारा ये बिल होता है। उसके बाद है फोर्थ, अमाउंट ऑफ बिल मस्ट बी डेफिनेट। कितनी अमाउंट की पेमेंट की जानी है ड्रॉई के द्वारा ड्रॉर को या पेई को, वो अमाउंट भी जो इस बिल में है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है 5 लाख, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बी जो है वो ए को 5 लाख रुपीज़ पे करेगा। अगर यहाँ पर लिखा होता है सम अमाउंट, तो सम अमाउंट का बच्चों कोई मतलब नहीं है। जितनी अमाउंट पे की जानी है बी के द्वारा ए को, वो अमाउंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद है 5th पॉइंट, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का, डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। जो डेट है मीन्स कितनी तारीख को बिल का जो है भुगतान किया जाएगा, वो जो तारीख है वो भी इस बिल में लिखी गई होनी चाहिए। जब ए बी को बिल भेजेगा, जिस दिन उसने बिल भेजा है वो तारीख यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, और उसके बाद जो मैच्योरिटी डेट है या ड्यू डेट है, किस दिन बिल दे होगा, यानी किस दिन बी ए को भुगतान करेगा, वो तारीख भी इसमें दी गई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने कोई एग्जाम्पल इस तरह का नहीं लिया डेट का। वो जो आपको क्वेश्चन में डेट दी गई होगी, आपको उस तरीके से उसकी मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद है 6th पॉइंट, मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। जो बिल ड्रॉ कर रहा है बच्चों, यानी ड्रॉर, सबसे पहले उसके साइन होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर ए ने बी को बिल भेजा है, अगर उसने अपने साइन ही नहीं किए हैं तो बी कैसे मानेगा कि जो ये बिल है वो ए ने दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके साइन होने चाहिए, ड्रॉर के, जो बिल भेज रहा है लिखकर। सेकेंड, मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉई। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ड्रॉर जो है अपने साइन करके बिल किसको भेज देता है, ड्रॉई को, यानी एक्सेप्टर को। तो बी अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देता है, एक तो वो लिख देता है एक्सेप्टेड वर्ड, और सेकंड वो क्या करता है, अपने यहाँ पर साइन कर देता है। तो यहाँ पर ड्रॉई के जो साइन है वो भी होने ज़रूरी हैं। मीन्स दोनों पार्टीज़ के यहाँ पर जो साइन है वो बिल में होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है 8th पॉइंट, अमाउंट इज़ टू बी पेड आइदर बियरर और स्पेसिफिक पर्सन। बच्चों, बियरर का मतलब है जो ये बिल है जिसके पास होगा उसको इसकी अमाउंट पे कर दी जाएगी। सेकंड है स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, पे टू मी और माई ऑर्डर भी, जिसको मैं कहूँगा उसको पेमेंट करनी है। मतलब जब ड्रॉर ने बिल लिखा है, अगर उसने यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर दिया कि इस पर्सन को आप पेमेंट करोगे, तो आपको उसी पर्सन को पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी ड्रॉई उसी पर्सन को पेमेंट करेगा। किसको, जिसके पास या तो ये बिल होगा या ड्रॉर ने जो स्पेशली मेंशन किया हो कि इस पर्सन को जो है वो पेमेंट की जाएगी। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास 8 फीचर्स, और एक लास्ट फीचर और है, मीन इसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है। जितनी बिल की वैल्यूज़ होती हैं बच्चों, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, बिल की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टिकटें लगी होती हैं। ये एक तरह का प्रूफ होता है, ये लीगली वैलिड भी होता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये टिकटें लगी होती हैं। हम कल को कोर्ट में जा सकते हैं अगर बी पेमेंट करने से इनकार कर दे। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो किस में दी गई है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके ऊपर यही एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आपको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है।
तो आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अप्लाई होता है। तो उसमें जो डेफिनेशन दी गई है हमारे पास, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिखित रूप में होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसमें मेकर जो है अपने साइन करता है और डायरेक्शन देता है एक सर्टेन अमाउंट की, मतलब कितनी अमाउंट पे करनी है, किसको पे करनी है, वो सारी मेकर लिखकर साइन करके देता है। किसको देता है? टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको उसने कहा है कि इस पर्सन को इसकी पेमेंट की जाए तो उस पर्सन को पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज जिसके पास ये बिल होगा उसको पेमेंट की जाएगी। और पेमेंट कौन करेगा? जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स जो ड्रॉई होगा, मीन्स जिसने कोई अमाउंट किसी को पे करनी होगी। तो ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशंस भी हो गई और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास, मीन्स विनिमय पत्र के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले है हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑन क्रेडिट। हम बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर सेल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का क्या होता है बच्चों, रिटर्न प्रूफ होता है कि ए ने बी को माल उधार बेचा है। अगर बी कल को पेमेंट नहीं करेगा तो ए कोर्ट में जा सकता है। तो यानी बिल ऑफ एक्सचेंज से हम क्रेडिट में जो गुड्स है वो आसानी से बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। सेकंड, लीगल डॉक्यूमेंट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बच्चों, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक प्रलेख। ठीक है, अगर मान लीजिए कल को बी पेमेंट ना करे, मुकर जाए, ठीक है, तो जो ए है उसके खिलाफ क्या करेगा, कोर्ट में जा सकता है, अपनी पेमेंट रिसीव कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह का प्रूफ है, बी ने साइन करके दिए हैं यहाँ पर कि हाँ मैंने जो है ए को इतनी पेमेंट करनी है इतने टाइम के बाद में। बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट आसानी से रिसीव कर सकते हैं। थर्ड है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी यानी कटौती की सुविधा। अब ये डिस्काउंटिंग क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है हमारे पास बी। ठीक है, ए ने माल बेचा बी को, ठीक है, माल सेल कर दिया इसने 1 लाख रुपीज़ का, और जो बी है वो कह रहा है कि मैं आपको 2 महीने बाद इसकी पेमेंट दूंगा। तो ए ने क्या किया, इसको बिल लिख के दे दिया। तो यानी ए ने इसको अब बिल लिख कर दे दिया, ये है हमारा बिल, कितने रुपए इसका, 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो बी ने अपने साइन करके ए को वापस कर दिया। तो अब बच्चों जो ए है उसको इस बिल की जो मान लो पेमेंट जो है 2 महीने बाद मिलेगी, लेकिन ए को अभी पैसों की ज़रूरत है। तो ए क्या करेगा, ये हमारा बैंक है, तो ए क्या करेगा, इस बिल को लेकर बैंक में चला जाएगा। 1 लाख रुपीज़ का जो ये बिल है इसको लेकर वो बैंक में चला जाएगा, और बैंक क्या करेगा, 1 लाख के बिल के ऊपर कुछ जो चार्जेस हैं वो अपने ले लेगा। मतलब 1 लाख में से मान लीजिए 500 रुपीज़ जो बैंक ने डिस्काउंट के चार्जेस ले लिए, मैच्योरिटी टाइम से पहले हमने बैंक से पैसे ले लिए। बैंक क्या करेगा, बाकी 99,500 की जो पेमेंट है वो किसको कर देगा, ए को। मतलब मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले जब ड्रॉर को पैसे चाहिए तो वो बैंक से इसे क्या कर लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है। मीन्स वो बिल बैंक को देकर उसके बदले में
बैंक से पैसे ले लेता है उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, और बैंक उसके बदले में कुछ चार्जेस अपने काट लेता है। और मैच्योरिटी डेट को बैंक अपने आप, जो हमारा ड्रॉई होगा, उससे अपने आप वो पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। फोर्थ पॉइंट है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। अब देखो बच्चों, ए ने बी को माल बेच दिया, उसने इससे पैसे लेने हैं। अब कितने महीने बाद लेने हैं? 2 महीने बाद। और ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा जा चुका है कि 2 महीने बाद बी ए को पेमेंट करेगा। तो अब ए को बार बार बी को याद करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में वो लिखा जा चुका है और बी के साइन हो चुके हैं। अगर बी 2 महीने बाद पेमेंट नहीं करेगा तो ए क्या करेगा? कानून का सहारा लेगा और अपनी पेमेंट ले लेगा। तो यानी बार बार हमें इसको याद नहीं करवाना पड़ता। उसके बाद है फिफ्थ, प्लानिंग ऑफ कैश ऑपरेशंस। रोकड़ क्रियाओं की हम प्लानिंग कर सकते हैं कैश ऑपरेशन। वो कैसे बच्चों? अब जो ए है, ए को पता है जो बी है उससे पैसे उसको 2 महीने बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी ये भी पता है कि कितनी तारीख को मिलने हैं और कितने रुपए मिलने हैं। तो आप अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है कैश की, वो कर सकते हैं कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट में फ्यूचर में कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो यानी ए को फ्यूचर के लिए कैश ऑपरेशंस की प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। 6 बेनिफिट है कन्वीनियंस फॉर द परचेजर। माल खरीदने वाले के लिए भी सुविधा होती है। देखो बच्चों, अब बी है, अब बी को यहाँ पर क्या है, 2 महीने का टाइम मिल रहा है पेमेंट करने के लिए। कैश में उसको पेमेंट नहीं करनी है और उसको साथ में 2 महीने मिल रहे हैं। उतने 2 महीनों में वो अपना माल बेचकर क्या कर सकता है? पैसे इकट्ठे कर सकता है। तो यानी ये सबसे बड़ी सुविधा रहती है माल खरीदने वाले के लिए। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल है वो परचेज़ करके इतने टाइम पीरियड में उसको सेल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकता है। और उसके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा कि उसने इसकी पेमेंट करनी है, क्योंकि इसकी तारीख तो पहले से ही फिक्स हो चुकी है। तो ये बच्चों हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑन क्रेडिट। बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से जो गुड्स हैं वो उधार खरीदी एवं बेची जा सकती हैं। सेकेंड, लीगल डॉक्यूमेंट। जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कल को जो ड्रॉई है वो पेमेंट ना करे तो उसके लिए ए जो है कानून का सहारा ले सकता है और अपनी पेमेंट रिसीव कर सकता है। थर्ड है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, कटौती की सुविधा। अगर जो ड्रॉर है उसको मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले पैसा चाहिए, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो बैंक के पास जाकर उसको क्या कर सकता है? डिस्काउंट करवा सकता है और पैसे ले सकता है। फोर्थ बेनिफिट है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। इसमें क्या है, जो ड्रॉर है मीन सेलर जिसने अपना माल बेचा है बायर को उधार, ठीक है, तो उसे बार बार याद करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बिल है उसके अंदर जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो पहले से ही लिखा गया होता है। फिफ्थ बेनिफिट है प्लानिंग ऑफ कैश ऑपरेशंस। जो हमारा सेलर है उसको पता है कि उसको पेमेंट कितनी रिसीव होगी और कब रिसीव होगी, उसको सारा पहले से ही पता है, तो वो उस पैसे को लेकर आगे अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो कर सकता है बिजनेस की। 6 है कन्वीनियंस फॉर द परचेजर। क्रेता को क्या सुविधा रहती है? मीन माल खरीदने वाले को उसको पता है कि मुझे इतना टाइम मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उतने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज करके क्या करेगा? सेल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगा। तो इसी के साथ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।